एवरीवन, आज साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 9 का चैप्टर 8 है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आप बेसिक चीज़ें जानेंगे। इसमें क्या है, फोर्स के बारे में जानेंगे, इसके लॉस के बारे में जानेंगे, इसके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, अगर उसको पुश या पुल करते हो तो क्या होता है, उस पर फोर्स अप्लाइड होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेस हो जाता है, तो वहाँ से फोर्स उसको लगता है। ठीक है, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, वो रेस्ट में है। अभी यहाँ पे क्या है, वो रेस्ट में है। इसने क्या किया, इसको पुश किया, तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा इस पर। तो इसने क्या, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाइड किया। ठीक है, फोर्स लगाया, पुश किया, उसको धक्का दिया। मैं इसको धक्का दूंगी तो क्या होगा, मैं इसको धक्का दूंगी तो ये पुश हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ये एक ऑब्जेक्ट आया, उसने क्या किया, इसको खींच लिया अपनी ओर, क्या किया, उसने खींच लिया, उसको खींच रहा है, तभी भी उस डिस्प्लेस होगा। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस पर फोर्स अप्लाइड कर रहा है। ठीक है, फोर्स सिंपल सा मतलब क्या होता है, पुश और पुल। फोर्स सिंपल सी एक डिफिनेशन होती है फोर्स की, क्या होती है, इट इज़ एन एक्सटर्नल इफेक्ट। एक्सटर्नल इफेक्ट होता है। अब ये और ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सटर्नल इफेक्ट है ना, बाहर से तो आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, इन द किस फॉर्म में, पुश या पुल के फॉर्म में हो। फिर क्या होता है, जब पुश और पुल के फॉर्म में होता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मास के साथ क्या होता है, वेलोसिटी के साथ वो चेंज हो जाता है। उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, थोड़ा सा इधर आ गया, डिस्प्लेस हो गया, चेंज आ गया ना वेलोसिटी में, तो यही क्या हो जाता है, फोर्स हो जाता है। ठीक है, अब फोर्स क्या है, कैसी क्वांटिटी है हमारी, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। पता है ना आपको फोर्स कैसी क्वांटिटी है, आपने नेक्स्ट इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है, ये इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसको क्या, किसकी नीड होती है, डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन जैसे कैसे, डायरेक्शन कैसे, जैसे इसने पुश किया तो किस डायरेक्शन में कर रहा है, ईस्ट में, है ना, और ये पुल कर रहा है, ये भी ईस्ट में कर रहा है। मान लो ये भी पुल करता तो अपने वेस्ट में करता, और कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता इसको अब पुल करता। ठीक है, खींचता, दबाता, तो क्या होता है, ये डायरेक्शन को शो करता है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। ठीक है, ये क्या हो जाता है उसका, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सबसे पहले फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फोर्स नेगेटिव भी होता है, फोर्स जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो होने का क्या मतलब है, अगर एक पर्सन ये बोरी को इधर खींच रहा है, कितने न्यूटन से, अगर वो 1 न्यूटन से खींच रहा है, और ये इसको धक्का पुश कर रहा है, और एक न्यूटन से इसको अपनी ओर खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको बहुत तेज़ी से धक्का दे रहा है, तो ये इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 1 - 1 = 0 हो जाएगा ना। तो ये जीरो फोर्स हो सकता है कि नहीं। वो रस्सा कस्सी वाला गेम देखा होगा ना आपने, तो अगर एक ही, वो सबके पास एक ही फोर्स होता है, वो खींचता है, वो अपनी ओर खींचता है, तो क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट अगर कोई बीच में रहता है वो ऐसे खड़ा हो जाता है, यानी कि उनका भी उतना ही फोर्स लग रहा है, उनका भी इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे कई फोर्स ऐसे अप्लाइड हो रहे हैं, सेम उससे न्यूटन से। ठीक है, ये 1 न्यूटन, तो ये क्या करते हैं, उसको रिपल कर देते हैं, तो ये जीरो, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा, अब एक चीज़ होता है, फोर्स कैन बी चेंज एन ऑब्जेक्ट। वो क्या कर देता है, फोर्स जैसे लगता है तो ऑब्जेक्ट के शेप, साइज सब में चेंज कर देता है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन सब में चेंज कर देता है। मैंने किसी को धक्का दिया, उसको पुश किया, तो क्या हो गया, उसका थोड़ा साइज चेंज होगा, थोड़ा स्टेट चेंज होगा। ठीक है, वो थोड़ा अपने से थोड़ा आगे खिसक जाएगा, हाँ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। अब मैं बात करती हूँ उसके साइज, शेप के चेंज होने की। मैंने एक बैलून ले लिया, बैलून को क्या किया, तेज़ी से दबा दिया। ठीक है, उसको क्या किया, प्रेस किया, है ना, उसको क्या किया, प्रेस किया, तो क्या होगा, उसके साइज में भी चेंज हो जाता है ना, वहाँ पे भी तो मैं फोर्स ही अप्लाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, मतलब कि इसके शेप, साइज, स्पीड सब भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला क्या है, F = फोर्स इक्वल टू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स कैसा हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है बेटा, ये किसकी बात कर रहा है,
वेरी गुड। ये किसकी बात कर रहा है? वेलोसिटी में चेंज मतलब एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ही तो होता है। जैसे उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, ए इक्वल टू होता नहीं है वी माइनस यू अपॉन टी, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स मास। मास क्या होता है? अब मैं अपना मास ही तो कह रही हूँ। अभी कोई मुझे धक्का देगा तो मेरे मास में भी तो, मास के साथ ही मेरी वेलोसिटी भी तो चेंज होगी। तो यहाँ पे एम, ये क्या होता है? एम से डिनोट करते हैं और ये एक्सीलरेशन हो जाता है। ठीक है, इसको मास लिखो पहले तो एक्सीलरेशन लिखेंगे। मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स को एफ से डिनोट करेंगे, ये एम इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, F इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, ये कैसा हो गया? अब फोर्स का यही एक फॉर्मूला है इसका, अभी m इंटू ए। कभी भी फोर्स का फोर्स मतलब F इंटू एम इंटू ए, एम इंटू ए। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब मास को, मास किलोग्राम में लिखते हैं। अब इसके यूनिट्स की बात करेंगे। फोर्स के मास को किलोग्राम में लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखते हो। इसका मतलब क्या हो जाता है बेटा? इसका मतलब हो जाता है न्यूटन। इसको मतलब 1 न्यूटन की बात कर, 1 किलोग्राम की बात करेंगे तो इसको न्यूटन बोल देते हैं। ठीक है, न्यूटन क्या हो जाता है? फोर्स कैसा हो जाता है? यानी उसके पे फोर्स कितने का लगा है? 1 न्यूटन का है। इसका मतलब क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। ठीक है, न्यूटन क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स को नाम पे इसकी यूनिट का नाम रख दिया गया ना। तो कोई भी अगर यहाँ पे मैं बोलूँ, अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो कितने न्यूटन का वो फोर्स लग रहा है? 8 न्यूटन का। ठीक है, तो न्यूटन से इसको डिनोट करेंगे, तो यानी कि इसके यूनिट क्या हो जाएगा? हमारा न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे फोर्स अभी यहाँ से ऐसे करके बता दें। ठीक है, यहाँ पे फोर्स लिखेंगे। ठीक है, फोर्स के कितने टाइप्स हैं? देयर इज अ 2 टाइप ऑफ फोर्स। 2 टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है? बैलेंस फोर्स, और सेकंड क्या होता है बेटा? अनबैलेंस फोर्स। फर्स्ट क्या है? बैलेंस फोर्स। केवल मैं बैलेंस फोर्स बताऊंगी और इसके डिफिनेशन को आपको एलोबरेट कर दूंगी। बैलेंस फोर्स। ठीक है, और सेकंड क्या है? अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स का क्या मतलब है? कोई चीज़ बैलेंस्ड है, इट मीन्स उस पर क्या हो रहा है? नेट फोर्स उसका क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। कि उसको 1 न्यूटन का इधर से भी लग रहा है, 1 न्यूटन बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस रूम है, कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, सेम यूनिट का फोर्स लगाएगा, सेम क्वांटिटी का फोर्स लगाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो बैलेंस फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब अनबैलेंस फोर्स पे जब क्या होता है? मतलब कि इसका क्या रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0 बैलेंस, हाँ 0 से ज़्यादा, 0 होना चाहिए। ठीक है, रिजल्टेंट 0 हो जाता है। ठीक है, बट अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है? इसमें रिजल्टेंट 0 नहीं होता, बस अनबैलेंस फोर्स हो जाता है। इसके एग्जांपल्स ऐसे देख लो। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, क्या करता है? यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और वो पर्सन क्या कर रहा है? उस पर इधर से भी 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या हो जा रहा है? बैलेंस हो जा रहा है। इसको रिपल कर दे रहा है कि नहीं? इसका रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर इस ये कैसा हो जाएगा? ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से कितने न्यूटन का लग रहा है? 15 न्यूटन का। ठीक है, ये डायरेक्शन इधर ही होगी, इधर लग रहा है ना, इधर ये है ना, इधर। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? 15, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 15 - 10 न्यूटन, इट मीन्स 5। तो ये क्या होगा? ये इसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, कोई चीज़ बैलेंस कब होती है? जब सेम न्यूटन का फोर्स लगेगा एक ही, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? ये 10 न्यूटन का लगा रहा है, ये 15 न्यूटन का लगा रहा है, तो इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ना, रिजल्टेंट में चेंज आ रहा है, यानी कि इसमें 5 न्यूटन का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसके स्टेट में चेंजेस नहीं आएंगे और इसमें स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें हिल नहीं सकता, वहीं पे एकदम रेस्ट पे रहेगा। और इसमें क्या, अभी तक आपने चैप्टर 8 में क्या देखा था? फोर्स और लॉ ऑफ मोशन में देखा था कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, सबके बारे में पढ़ा था, उसके रिजल्टेंट को आपने जाना था। अब आप आ जाते हैं कि इसके तीनों लॉज के पढ़ते हैं। फोर्स के जो तीनों लॉज हैं वो कौन से होंगे, उसके बारे में हम, मोशन के कितने 3 लॉज हैं उसको हम डिफाइन करेंगे, उनके बारे में जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक आता है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने 1687 में इन्होंने तीनों लॉज को गिवन किया था। ठीक है, इन्होंने तीनों लॉज को दिया। सबसे पहला लॉ आता है
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा, यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर वो क्या कहते हैं रेस्ट में है, वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अगर कोई मोशन में है, वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना अप्लाइड हो। अभी कोई सामान यहाँ पे रखा है, जब तक ये तब तक रेस्ट में है। कब तक रेस्ट में? जब तक मैं इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाइड करूँगी। फोर्स मैंने अप्लाइड किया, क्या हुआ, कोई यहाँ पे रेस्ट में रखी है जी, मान लो इस पर रखी हुई है टेबल पे, ठीक है, मैंने इस पर फोर्स अप्लाइड किया तो ये क्या होगी, इधर चली गई ना, इधर से फोर्स अप्लाइड किया, इधर से चली गई, तब तक ये रेस्ट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा। सिमिलरली इसमें क्या होगा, अगर कोई चीज़ कार है, मूविंग कर रही है, कार मूविंग है, अगर वो चल रही है, इसका मतलब वो मूविंग है हो रही है, ठीक है, वो तब तक मूविंग रहेगी, तब तक उस पर कोई, हम उस पर क्या करेंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे, ठीक है, तब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे, तब तक वो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक क्या करेगा, वो तब तक रेस्ट में नहीं आएंगे, वो मोशन में ही रहेगी। तो यही फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है, कि एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड एनी ऑब्जेक्ट मोशन विल कंटिन्यू इन द मोशन along a straight line with a uniform speed, ठीक है, जब तक उसको क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके स्टेट को चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। अब इसके फर्स्ट लॉ के कुछ चीज़ें देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे वो लिख देती हूँ, मैं सोच रही हूँ उसको लिख देती हूँ। फर्स्ट लॉ आप लिख लोगे, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ये लिखो, इफ़ समथिंग इज रेस्ट, यहाँ पे लिखो इफ़ समथिंग is at rest, it will remain at rest. Something, if something is at rest until an external force is applied, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाइड नहीं होगा तब तक ये क्या आगे रेस्ट में रहेगी, तब तक क्या करेगी, ये मोशन में रहेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे मोशन वाला हो जाएगा, इफ समथिंग इज मोशन, समथिंग इज एट मोशन, ये मोशन TION, मोशन will remain, it will remain in motion until external force is applied टू स्टॉप। जब तक वो कोई भी मोशन में है, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप स्टॉप नहीं करोगे तब तक वो क्या करेगी, मूविंग ही रहेगी, वो मोशन में ही रहेगी, टू स्टॉप, ठीक है, टू स्टॉप इट, ठीक है, बस ये हमारा फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि अगर ये प्रॉपर्टी, जैसे आप क्या करते हैं, बस रहती है, अगर बस चल रही है, बस कोई है, अगर उस पर एक सिंगल बच्चा आके उसको पुश कर रहा है तो वो जाएगी, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये लॉ ऑफ इनर्शिया अलग है, तो ये फर्स्ट लॉ का भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बस है, उसको अगर एक बच्चा उसको धक्का देगा तो जाएगी, अगर बस से ज़्यादा क्या बल हम उस पर लगा देंगे, फोर्स लगा देंगे, तब क्या होगी, वो जाके मूव कर जाएगी। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ और प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इज अपोज और रजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ, मतलब ये क्या करता है, उसको अपोज करता है उस चीज़ को, ठीक है, कि हम रेस्ट में हैं, हम खड़े रहेंगे जब तक हम पे एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगा दो तुम, ठीक है, समझ में आया, ये इनर्शिया का लॉ होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स में क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इनर्शिया क्या करती है, वही चीज़ बता रही है कि उसको रजिस्ट करती है, उसको अपोज करती है। इनर्शिया क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है, ठीक है। अगर इनर्शिया की बात करेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ को भी शो करता है। इनर्शिया क्या होगी, लिखवा दे क्या इनर्शिया, लिखवा दे, ठीक है, लिखवा दे।
लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनर्शिया क्या कहती है? इट इज द टेंडेंसी और property of an object due to which it opposes or resist any change in its state of rest और यूनिफॉर्मेशन। वही चीज़ कह रहा है ना, इसको उसका अपोज करती है। वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, उस पे रहे तो उस पे ही जाएगी, मतलब मोशन में तो मोशन रहेगी। और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसको मिटा लो। यहाँ पे क्या होता है, ये इनर्शिया क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसमें क्या होगा, अगर कोई बस खड़ी है तो उससे ज़्यादा का न्यूटन का फोर्स आप लगाओगे तब वो बस जाके मूविंग होगी, अदरवाइज मूव नहीं करेगी, वो वहीं पे जाके स्टेबल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्शिया किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना। यहाँ पे क्या, अगर इनर्शिया को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? मास भी बढ़ता जाएगा, इसको घटाएंगे तो मास भी घटता हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, ये 5 किलो का एक बाट रखा हुआ है, हमारे पास ये 500 ग्राम 500 केजी का कोई सामान रखा है। ये 500, सबसे ज़्यादा मेहनत किस में लगेगी? उसको पुश करने में सबसे ज़्यादा आपको इस वाले पे मेहनत लगेगी ना, क्योंकि इसके पास मास ज़्यादा है, ज़्यादा इनर्शिया वो कवर करेगा। तो ज़्यादा इनर्शिया कवर करेगा तो यानी कि मास ज़्यादा है, तो उसको धक्का देने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही मैंने बस का एग्जांपल दिया ना कि बस खड़ी है, अगर उस पर बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा आप फोर्स लगा दोगे तब जाके बस मूव करेगी, उसके बराबर के बेल लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये इनर्शिया हो गई, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ये बताया मैंने अभी आपको, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो कौन से मोशन के लॉ को फॉलो करता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के फॉलो करता है। ये हमेशा क्वेश्चन हमें आपको पूछा जाएगा, ठीक है। क्या करता है इसमें, क्या होगा, क्यों होता है लॉ ऑफ इनर्शिया को क्यों फॉलो करता है? दे स्टेट द सेम प्रिंसिपल। कैसे? विच इज़ अपोजिशन टू द चेंज द स्टेट। अगर हम बस पे चल रहे हैं, ठीक है, बस पे हम बैठे, क्या हुआ? ब्रेक लगाया तो हम तो उसमें जो बैठे तो हम उसमें रेस्ट में है ना, बस तो चल रही है बट हम क्या हैं? बस में रेस्ट में हम बैठे हुए हैं। फिर क्या होता है? ब्रेक लगती है तो क्या होता है? हम थोड़ा आगे आ जाते हैं, तो हम, मगर हम चाहते हैं हम रेस्ट में रहना, मगर जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगता है तो हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। तो ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसलिए इसमें ये होता है, ठीक है, समझ गए। अब आगे कल से कंटिन्यू करेंगे, कल आपको मोमेंटम बताएंगे, फिर लॉ के दूसरे और बाकी सारे लॉज को हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही, कल आगे फिर से कंटिन्यू होगा। तक आपने लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था, आपने इनर्शिया पढ़ लिया था कि कैसे इनर्शिया भी फर्स्ट लॉ को ही आपको बता रहा था। अब आते हैं हम मोमेंटम पे। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को पी से डिफाइन करते हैं। मोमेंटम क्या होता है? एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है कि ऑब्जेक्ट कितना मोशन कर रहा है, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में? मास के रिस्पेक्ट। अगर ज़्यादा मास रहेगा तो क्या होगा? मोमेंटम उसका कम हो जाएगा। अगर कम मास रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके उसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लो मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम किसको डिस्क्राइब करता है? मोमेंटम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। मोमेंटम इज अ फंडामेंटल concept
डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट्स मोशन, ठीक है, किसके मोशन को डिस्क्राइब करता है वो, ऑब्जेक्ट के मोशन पे, और किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मास, मतलब टोटली किस पे डिपेंड करेगा, आपका मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड करता है, मूविंग कितना कर रहा है, ठीक है। इसको पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इसकी पावर होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की, कितनी पावर हो रही है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको डिनोट कैसे कहते हैं, डिनोटेड बाय, यहाँ पे लिख दो डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे, नोटेशन होता है ना, तो मोमेंटम है, इसको एम से नहीं पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से पावर ही हो जाएगी, ठीक है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट की पावर हो जाती है, ये क्या हो जाता है, हमारा मोमेंटम हो जाता है, पी से इसको डिनोट करते हैं। और इसको मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम क्या हो जाता है, मास मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे मोमेंटम ज़्यादा होगा, मास अगर ज़्यादा होगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम, हमें ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी किसी चीज़ पे। अभी ये बहुत, इसका मास जितना होगा उतनी हमारे पावर लगा के उठा लिया, अगर ज़्यादा मास पत्थर होगा तो क्या होगा, हमें ज़्यादा वो लगाना पड़ेगा मोमेंटम, तो वही होता है पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जितना हम पावर लगा के उसको मूव करा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, वो हो जाता है हमारा मोमेंटम हो जाता है, ठीक है बेटा। मोमेंटम क्लियर हो, दुरिया, ठीक है, हो गया। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा, टोटली मास पे डिपेंड करेगा, मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बहुत तेज़ से बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हमें क्या बढ़ानी पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट को मूविंग करने के लिए हमें पावर बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसको लिख लो जल्दी से, यहाँ से मोमेंटम को हमने पी से डिनोट किया है, मास किससे डिनोट करते हैं, मास किससे होता है, एम फॉर मास हो जाता है, एम वेलोसिटी किससे होती है, वी से, यानी कि सिंपली इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, एम इंटू वी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, मोमेंटम हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, P इक्वल टू एम बी, हमेशा के लिए याद रख लेना, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम बी हो जाता है, ठीक है। अब P से डिनोट कर देंगे, इसके SI यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, फटाफट बताओ। अब इसका ये मास का अगर हम SI यूनिट बोलेंगे तो मास का क्या हो जाता है हमारा, किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। किसी का मास क्या हो जाता है, किलोग्राम हो जाता है, आप खुद से यूनिट निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी का क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन है मीटर पर सेकंड, यही तो हो जाएगा। इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ मोमेंटम हो जाएगा किलोग्राम मास पर सेकंड, ठीक है। ये इसका यूनिट हो जाता है, ठीक है। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। तो ये कर लो फटाफट, दिख रहा है आपको। अब देखो, जैसे अभी मोमेंटम को एक जगह डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे मोमेंटम, मैं बुलेट का मोमेंटम लेती हूँ। बुलेट क्या होता है, गन से निकलने वाली जो गोली होती है वो बुलेट टीथ होती है, बुलेट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे बुलेट है, ठीक है, ये बुलेट है, यहाँ पे ये बुलेट लगी हुई है, बुलेट, ठीक है, ये बुलेट है और ये मोमेंटम है, ठीक है, ये मास है और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है वेलोसिटी ना, वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मोमेंटम अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस बुलेट की अगर मास देखेंगे तो कम रहेगी, मगर जैसे मोमेंटम ज़्यादा, क्या करते हैं, बहुत पावर लगानी पड़ती है, तब जाके वो ट्रिगर होता है और वेलोसिटी के साथ फट से निकलता है, बहुत वेलोसिटी हो जाती है कि नहीं, तो वो यहाँ पे मोमेंटम का काम करता है, ठीक है। समझ गए, समझ गए। अब देखो, तो यहाँ पे क्या और वी लग जाता है, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चंस पे चलते हैं। P इक्वल टू एम बी, हमेशा याद रखना कि मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल टू एम बी होता है। इसका यूज़ सेकेंड लॉ में होता है, इसलिए मोमेंटम को यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे चलो क्वेश्चंस लिख लो फटाफट। P इक्वल टू एम बी याद रहेगा ना, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है,
लिख देती हूँ। एक बार कोई पढ़ो जो मैंने लिखाया है। रिया आप पढ़ो और बताओ। अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको मास दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लो फटाफट आंसर में। आंसर में क्या लिखोगे, मास कितना है, m कितना है बेटा 25। देखो यहाँ पे मास है ना 25 kg। kg से मैंने पहचान लिया कि ये मास है, यहाँ पे लिखा भी है मास ऑफ दिस, ठीक है। और उसके अंदर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, यानी v कितना है, वेलोसिटी v कितना है, v कितना है आपका 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया है, p से डिनोट किया है ना। p इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो m इंटू वी, ठीक है, m इंटू वी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m कितना है आपका, यहाँ पे 25 m kg रख दो, और यहाँ पे क्या करो, वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड रख दो, ठीक है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट, तो कितना आएगा बताओ। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो 25। वैसे इसका स्क्वायर भी 625 आपको याद होना चाहिए, बट मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25, इट मीन्स 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है। 2 पंचे 10 की 0 हाथ से लगाए, 2 दूनी 4 1 5। इसका मतलब आ गया ये 5 2 और 6, इतना आंसर तुम्हारा आ जाएगा। इससे 625 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हमारा मोमेंटम हो जाएगा। यही हमारा p इक्वल टू हो जाएगा। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, यही आंसर आ रहा है आपका। आप इसको बुक्स में देखोगे तो यही आपका आंसर दिखेगा, ठीक है। अब आप जल्दी जल्दी इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। इसके आगे फिर एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे अब फर्स्ट लॉ हमने ऑलरेडी इसको कवर कर लिया है कि कोई चीज़ अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर क्या होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता है। इनर्शिया भी उसका एक पार्ट हो जाता था, ठीक है। अब चले हम आते हैं, क्या इनर्शिया क्या करता है, उसका अपोज करता है, ठीक है। कोई चीज़ अगर रेस्ट में रहेगी तो वो भी रेस्ट में है, नहीं तो मोशन में तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे सेकेंड लॉ लिखना स्टार्ट करो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, पहले लिख लो तब मैं इसको बताती हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब इसमें किसका चेंज है, मोमेंटम का चेंज हो रहा है, ठीक है। रेट ऑफ मोमेंटम rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force and occurs, क्या करता है, occurs in the direction of the force। जल्दी जल्दी इतना लिख लो तभी मैं समझा देती हूँ। फोर्स, लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लो, ये फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, ठीक है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये छोटा मतलब ये थोड़ा सा छोटा सा नोट्स है आपका, शॉर्ट नोट्स टाइप का हो जाएगा। आपको बुक को इतना ज़्यादा नहीं वो करना पड़ेगा, आप इसको गुरु थ्रू हो जाओगे तो यहाँ से भी चीज़ें समझ में आएगी, मगर आपको बुक एक बार रीड करना होगा, ठीक है। फिर एनसीईआरटी सबसे ऐसी चीज़ सारी बुक से अलग ही होती है। अगर आप इसको रीड कर लिए तो इसमें इतना ईजी वे में इसको समझाया होता है कि आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी मैंने मोमेंटम क्यों डिफाइन किया, क्योंकि मोमेंटम का यूज़ यहाँ पे सेकेंड लॉ में आ रहा है, ठीक है।
मोमेंटम के चेंज में, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उस पर जो फोर्स अप्लाइड होता है और अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और किसके डायरेक्शन में होता है, फोर्स के ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम के चेंज, मोमेंटम में चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलो थोड़े थोड़े यहाँ पे इसके मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, ये आप ऐसे डिब्बे में बंद कर लो, ठीक है। अब इसके मैथमेटिक्स के उस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो मैथमेटिकली, मैथमेटिकली कैसे होगा, क्या होता है, फोर्स, यही चीज़ ना, फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम के चेंज में होता है तो क्या हो जाता है, एफ किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, पी हो जाएगा ना, देखो चेंज इन मोमेंटम मतलब पी होगा, ठीक है। अब चेंज बोल रहा है तो यहाँ पे पी, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू वी हो जाएगा ना, पी इक्वल टू हमने अभी एम भी पढ़ा है ना, पी इक्वल टू एम इंटू वी पढ़ा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट ये आ गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम क्या रखते हैं, वहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसकी वैल्यू हम 1 रखते हैं, ठीक है, हमेशा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखो, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू एम, ये जो वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये जो चेंज वेलोसिटी होगी क्या हो जाएगी, v माइनस यू हो जाएगी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर पूरे इस वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। चेंज बोल रहा है, चेंज इन मोमेंटम है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज होगा, मास में तो चेंज होगा नहीं, जहाँ पी इक्वल टू एम वी में क्या होता है, अभी तो ये मोमेंटम का ही फॉर्मूला है, मगर चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम चेंज कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हम रख दे रहे हैं, यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी और ये क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्मॉल वी होगा, स्मॉल वी माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी वाला है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम में चेंज होगा किसके, ड्यू टू वेलोसिटी के चेंज होने पे मोमेंटम में चेंज होगा। अब फटाफट लिखो, तो यहाँ से अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं हटाएंगे, m क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू, ये हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया, m के साथ v ले लिया, m के साथ u ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गया, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, एम वी अपॉन टी, अगर टी को टाइम मान ले, तो पॉज करना बेटा, पॉज कर। देखो यहाँ पे क्या है, जो वेट ये v है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी होगा, सेम उसी पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने लिखा है ना p इक्वल टू एम इंटू वी, तो p जैसे चेंज होगा यानी कि हमारा मोमेंटम जैसे चेंज होगा, रेट उसकी चेंज होगी। रेट का मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पे क्या आ जाता है, t हो जाता है, ठीक है। कोई भी टाइमिंग के उसके ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मोमेंटम चेंज होगा वैसे यहाँ पे वेलोसिटी हमारी चेंज हो गई, तो यहाँ पे आपको एक t लिख देना था जस्ट, ये यहाँ पे, तो ये v क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपॉन t हो जाएगा, ठीक है। फटाफट करो अब, तो ये क्या हो जाएगा, f इक्वल टू, ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ, f इज़ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ये समझ में आया सबको, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, f इक्वल टू, ये लिख सकते हो, f इज़ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, इसको क्या लिख सकते हो, ये पोर्शन क्या दिख रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये a को शो कर रहा है, एक्सेलरेशन शो कर रहा है ना, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू ऐसे होता है ना, तो वो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो यहाँ से f इज़ प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, a आ गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे देखो f इक्वल टू मैंने इक्वल का साइन लगा के इसको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया, तो m इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 रख दो, k की वैल्यू क्या है, एक k की वैल्यू हमेशा 1 रखते हैं, ठीक है बेटा, ताकि वहाँ से हट जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 1 इंटू एम इंटू ए, ठीक है। तो ये f इक्वल टू क्या हो जाएगा, m a, यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो जाता है।
समझ में आया? हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ से डिराइव हुआ? ये आता भी है क्वेश्चन कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे आप डिराइव कर सकते हैं। तो इस बुक में कैसे लिखा है, P2 माइनस P1 लिखा है, वो भी रेट ऑफ चेंज, वो भी चेंज है मोमेंटम को। तो मैंने यहाँ से दिखा दिया कि ये रेट ऑफ चेंज है, दिखा दिया, ठीक है, वेलोसिटी के थ्रू दिखा दिया, ठीक है। बुक्स में भी सही है, यहाँ पे भी सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कर लो। अब क्या बताएंगे आप, थोड़ा सा ही देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। इसको मिटा दूँ मैं? आप लोगों, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट, आप एक बार बुक्स में जाके गो थ्रू हो जाइएगा, इसको देख लीजिएगा NCERT के बुक में, तो आपको अच्छे से चीज़ें और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर आप आगे देखते हैं, अगर किसी मैंने क्या किया, 2 kg का अलग अलग डिफरेंट kg का मैंने 2 बोरी ले लिया, ठीक है। जैसे ये मैंने बोला ये 10 kg का है, ये 10 kg का है, ठीक है। कोई पर्सन यहाँ से इसको पुल कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। ये है हमारा 25 kg का है, ठीक है। ये पर्सन इसको भी खींच रहा है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स किसको लगाना पड़ेगा? जिसके पास कम इसके पास मास ज़्यादा है, तो ये पर्सन ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और ये क्या करेगा, ईजिली वे में इसको खींच लेगा, ठीक है। इसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये मास पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, मास पे भी डिपेंड करता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि F इक्वल टू अगर m में है ना, m में है, तो अगर मास फोर्स बढ़ाएंगे तो मास भी बढ़ेगा, फोर्स कम होगा तो मास भी कम होगा। अगर मास इसका कम है तो इसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वही चीज़ है, अगर ये बड़ा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका अगर सामने सामने रहे बेटा, देखो जैसे ये चीज़ है, इसका प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, पहले आज सुन लो। F बड़ा होगा तो m बड़ा होगा, एक्सेलरेशन बड़ा होगा, ठीक है। अगर F इस इनर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, तो अगर ये फोर्स बढ़ेगा और तो m कम होगा, ठीक है, इन्वर्सली आ गया। अगर सामने सामने होगा तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा अगर नीचे होगा। कई चीज़ों में ये चीज़ डिफाइन करेंगे हमेशा, जब भी आएगा ऐसा टर्म्स मैं डिफाइन करूँगी, बस अभी बताने के लिए आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। चलो अब आ जाओ, एक चीज़ और लिख लो, ये मिटा दूँ मैं? फिज़िक्स बहुत अच्छी चीज़ है, हर जगह आपको फिज़िक्स ही मिलेगी। साइंस तो है ही है, बट फिज़िक्स हर जगह मिलेगी। इतनी ना ज्योग्राफी, इतनी ना बायो मिलती है, बंद है वो ना, वो रुक जा, ऑन हो गया, ऑन है, अभी ऑफ कर। जब क्या करते हैं सेकंड में, देखो क्या है, पहले तो मैंने F और M का रिलेशन बता दिया, अब हमें एक्सेलरेशन भी दे रखा है वो इस वाले सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, तो उसका भी रिलेशन बताएंगे। तो क्या होगा, व्हेन फोर्स इज ग्रेटर, जब फोर्स को ग्रेटर करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जो टाइम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके अपॉन में टाइम चलेगा, 1 आया था ना, टाइम वहाँ पे 1 आया था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलो इसके थोड़े बहुत एग्जांपल देख लेते हैं आप लोग, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपके एग्जांपल से ही क्वेश्चन लिया है, पेज नंबर 94 का ये एग्जांपल है, 9.8.3 का एग्जांपल है, ठीक है। आप इसको देखो एक बार, क्या लिखा है, एक मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 km/h एंड इट्स टेक्स टू 4 सेकेंड, मतलब टाइम उसका कितना दे रखा है, 4 सेकेंड दे रखा है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 108 km/s, ठीक है, km/s है, याद रखना। टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाई, ठीक है। फिर क्या होती है, वेलोसिटी तो चल रही है, फिर क्या होता है, ब्रेक लगता है, स्टॉप हो जाती है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक, कैलकुलेट करना है फोर्स, जब ब्रेक लगेगा तो कितना, ब्रेक लगाने के लिए कितना हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक, वो निकालना है। ऑन द मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल पे जैसे ब्रेक लगाते हैं, मूव हो रही है, ब्रेक लगाया, कुछ तो फोर्स लगेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज, मास दे रखा है, क्या क्या दे रखा है आपको, वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, m दे रखा है। आपको निकालना क्या है, यहाँ से फोर्स निकालना है, F निकालना है, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है, पता है ना आपको, F इक्वल टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इक्वल टू m इंटू ए, वेरी गुड, ठीक है।
तो यहाँ से लगा दो फोर्स अप्लाइड बाय, फोर्स अप्लाइड, लिखो यहाँ पे अप्लाइड बाय द ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम ए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ से आपने देखा होगा m दे रखा है बट a का कोई बात नहीं हुआ है, a नहीं बात किया है, बट हमारा वेलोसिटी दे रखा है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ये हमारी वेट। तो यहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 108 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, बट हमारा क्या होता है, मीटर पर सेकंड में होता है। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो जब एक्सीलरेशन की बात नहीं की, बट हमें कौन सा वो न्यूटन का पहला जब लॉ पढ़ा था तो उसमें दिया रहा एक्सीलरेशन क्या इक्वल टू क्या होता था, v माइनस यू अपॉन टी, है ना, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो वहाँ पे आपकी जगह, इसकी जगह पे आप उसको पुट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से वेलोसिटी की ये निकाल लो, इसको पहले क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, ठीक है। आवर्स में कितना होता है, 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं, कितने होते हैं, ओहो सेकंड बताओ, कितना हो जाएगा, 36 इंटू 60, ठीक है। देखो एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं, बट 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। बस इसको पहले सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 108, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, है ना, और हो जाएगा 100। ये देखो 0 मैंने एक साथ कर लिया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट। अब आपका मेनली क्या हो जाएगा, 5 अपॉन क्या हो जाता है, 8, 5 अपॉन 18 हो जाता है। 2 5 10 और 2 18 जा। आप सिंपली क्या कर दिया करो, कभी भी किलोमीटर पर आवर दे रखा रहा करे तो आपको क्या करना है, 5 अपॉन 18 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने यहाँ करके दिखा दिया। तो आप अगर 108 में 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देते तभी भी वैल्यू निकल के चली आती। तो सबसे पहले इसको वो डिवाइड करो, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 3 जा, ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा और 18 आ जाएगा। अब 3 6 जा, यानी कि आपका आ गया है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को रख लो, अब यहाँ से मैं मिटा देती हूँ फिर, ठीक है। दिख रहा है, हो गया। ये सॉल्व करके आना घर से, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, ऑन है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका 30 मीटर पर सेकंड है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या आ गई, u कितना आ गया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, 30 मीटर पर सेकंड। चलो बोलते भी रहो, ठीक है। तो यहाँ से m इक्वल टू m भी दे रखा है 1000 किलोग्राम, ये तो ठीक है। इसकी यूनिट को देख के हम चेंज करते हैं। यहाँ पे a को क्या लिख देंगे, v माइनस यू अपॉन टी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1000 v पता चल गया ना, v कितना हो गया हमारा, v हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, 0 है। 0 माइनस 30 अपॉन टी कितना है, टी कितना दे रखा है, 4 सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25, इतना हो जाएगा, ये 75, 25 3 जा 75 होता है और ये 0 0 हो जाता है, ठीक है। और माइनस का आ जाएगा, ये इतने न्यूटन का बल लगाएगा। मतलब माइनस क्या शो करेगा, यहाँ पे जो निगेटिव साइन है वो शो करेगी कि ये क्या दिखाता है, फोर्स एक्सर्टेड है बाय द ब्रेक्स अपोजिट डायरेक्शन। माइनस क्या शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन, कि गाड़ी इधर चल रही है तो उसके पीछे एक्सर्ट करेगा, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा बस यहाँ पे देखना है कि एक्सेलरेशन के प्लेस पे आपको क्या रखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का लगा देना है, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगा देना है, बस हो जाएगा। और यहाँ से क्या करना है, देखो मैंने ये सॉल्व करके जो दिखाया है, लोग अब क्या करते हैं, किलोमीटर आवर को चेंज करना रहता है तो क्या करते हैं, 5 अपॉन 18 से तुरंत मल्टीप्लाई करके उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे कल करते हैं। मैं ये आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल के 8.1 ले रही हूँ, आप इसको देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है,
आप लिखना स्टार्ट कर दो कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। तो इस क्वेश्चन में आपके एग्जांपल का ही क्वेश्चन है 8.1 का, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, कितने सेकंड में वो उस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स है, मतलब एक ही स्पीड में कोई फोर्स लग रहा है, एक ही न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, दो सब जगह 2 सेकंड के लिए वो अप्लाई होता है। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम, अगर इसकी वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड बढ़ाते हैं तो क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मैग्नीट्यूड निकालना है। इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, अगर वो क्या करता है 5 सेकंड की ड्यूरेशन तक के लिए फोर्स अप्लाइड होता है, तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन के फॉर्म में करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या दे रखा है, आप इसको लिखना स्टार्ट करो। सब साइंस में यही हो जाता है कि आपको लिखना पड़ता है कि क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है, यू इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है ना, यानी वेलोसिटी ये इनिशियल है और ये क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो कितनी हो गई 3 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल कितनी होगी 7 मीटर पर सेकंड। लिखना स्टार्ट कर दो कि इतना इतना होता है। और टी कितना दे रखा है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड दे रखा है। और एम कितना दे रखा है, एम इक्वल टू 5 kg, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, एफ इक्वल टू एम ए पढ़ा था। न्यूटन का कौन सा इक्वेशन है ये, जल्दी जल्दी बताओ। सेकेंड इक्वेशन है एफ इक्वल टू एम ए। एक क्या है हमारा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की जगह पे आप क्या लिख देते हो, v क्या लिखते हो जल्दी बताओ, v माइनस यू अपॉन टी लिखते हो। ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन है, ये पढ़ा है ना, फर्स्ट लॉ है। तो ये आप यहाँ पर लिख के यहाँ से क्या निकाल सकते हो, ये कितना है फटाफट लिखो यहाँ पे। 5 एम कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है। यहाँ से फोर्स निकाल सकते हो ना, वही पूछा था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस। यहाँ से एफ निकल जाएगा आपका, निकालो फटाफट 5 kg। v कितना है आपका 7 माइनस यू कितना है 3, t कितना है आपका 2। इट मीन्स 5 7 माइनस 3 कितना होगा 4 अपॉन 2, यानी 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 न्यूटन उसका फोर्स हो जाएगा, ठीक है। 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड आ गया उसका 10 न्यूटन, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जो फोर्स आया उसका कितना आ गया 10 न्यूटन का। अब क्या है, इफ अगर एक क्वेश्चन और है, एक कंडीशन और आ गई, इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन 5 सेकंड के लिए फोर्स को अप्लाई किया जाता है, तो देन व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या निकालना है, आपने फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो क्या करें, अगर हम 5 सेकंड के लिए क्या कर रहे हैं, उसकी टाइम में क्या कर रहे हैं, 5 सेकंड का, 5 सेकंड के लिए ही ये फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, फटाफट लिखो। तो ये हो जाएगा ना, किसी फंक्शन से एफ इक्वल टू एम ए से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एफ इक्वल टू, वही वाला निकाला दो, एम क्या है ये बी माइनस यू अपॉन टी होगा, ठीक है। ठीक है, अब टाइम कितना हो गया, टाइम टी हो, कितना हो गया बेटा, टाइम बताओ मुझे। टाइम हो गया हमारा 5 सेकेंड हो गया, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करो, ये हो जाएगा एफ इंटू टी हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने पे ये एफ टी हो गया, ये एम बी एम, ये बी एफ यहाँ पे रखो एम बी माइनस टी, ठीक है। इसको लिख लो, यहाँ से लिख लो एफ टी अपॉन एम, ये लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे देखो। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एक चीज बना लो कि एफ टी अपॉन एम हो जाएगा और ये बी माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एफ टी अपॉन एम प्लस यू इक्वल टू पी। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी थी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी, यानी कि पी निकालना है। निकाल ले जाओगे कि नहीं निकाल ले जाओगे, बताओ फटाफट। आपका एफ पता है 10 न्यूटन का, है ना, यहाँ से 10, ये देखो यहाँ पे 10 न्यूटन का, टाइम कितना है 5 सेकेंड, एम कितना है 5 है, यू कितना दे रखा है हमारा, यू कितना है 3 है ना, इक्वल टू बी, ठीक है। ये आपका क्या है सब, ये मैंने क्या कर लिया, सिंपली वेलोसिटी को हमने निकालने के लिए मैंने ये सब कुछ यहाँ भेज दिया, यानी कि एफ टी हो जाएगा, ये समझ में आया आपके। फिर एम को नीचे कर लिया, ये भी समझ में आया। कल हमारे पास बी माइनस यू बचा, तो हमें तो निकालना तो बी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, देखो क्वेश्चन में भी लिखा है, तो यहाँ से बी निकाल लोगे ना, तो ये एफ आप क्वेश्चन में लिख लो, तो यू को मैंने इधर भेज दिया है।
एफ कितना है बेटा 10 दे रखा है, हमने निकाला ना यहाँ पे 10 न्यूटन है। टी कितना दे रखा है बेटा 5 दे रखा है। एम कितना है 5 kg है। यू कितनी है, यू है हमारा ये इनिशियल है ना, यू कितना है 3 है इक्वल टू बी। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 5 से, यानी 10 प्लस 3 इक्वल टू बी, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो हमारी फाइनल कॉस्ट है। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तब 2 क्वेश्चन दे रखा है कि कांस्टेंट फोर्स, फिर से देख लो, इफ ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट मास 5 kg, यानी ऑब्जेक्ट कितने का है हमारे पास 5 kg का, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। अभी फोर्स हमें पता नहीं, ठीक है। फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, मतलब कितने टाइम के लिए लग रहा है, बस 2 सेकेंड में, एक तो 2 सेकेंड के लिए वो फोर्स लग रहा है। ठीक, इट इंक्रीजेस दैट ऑब्जेक्ट, अगर इस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी को कितने से इंक्रीज किया जाता है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया जा रहा है, यानी कि जो चलने वाला चीज है वो उसको इंक्रीज कर दो। पहला 3 मीटर पर सेकेंड है पहले, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी में पता चल गई 3 है। बाद की वेलोसिटी क्या है, इससे इंक्रीज करके हमें 7 मीटर पर सेकेंड मिला है, यानी कि फाइनल कितनी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फोर्स से तो निकालो कितना वो चीज काम किया है, उस पर जाके फोर्स से तो निकालो। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा दिया, न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन हमने लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे एफ इक्वल टू एम ए हो गया, ये लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन, सॉरी। ठीक है, ये एफ इक्वल टू एम ए हो गया। यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन मुझे मिल गया, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन तो मेंशन नहीं था, बट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम मेंशन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यूटन, यहाँ से न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ लगा दिया, जहां से आपको एक्सेलरेशन पता चल जाता है। तो ये क्या होता है, यू एटी प्लस यू इक्वल टू वी होता है, वी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। ठीक है, वहां से मैंने ये रख लिया। फिर यहाँ से क्वेश्चन एम 5 kg रख दिया, वी हमें पता है 7 मीटर पर सेकेंड, यू हमें 3 पता है, और टी कितना पता है 2 सेकेंड का। तो यहाँ से आपको क्या, ये 5, ये 3, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 4 यानी 5 में 10, एफ कितना हो गया हमारा 10 न्यूटन का हो गया। हमें मैग्नीट्यूड पता चल गई, मतलब फोर्स उस पर कितना वर्क किया गया है, उसका फोर्स कितना लगा है वो हमें पता चल गया, मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अभी तो कितने सेकंड के लिए फोर्स अप्लाइड हो रहा था 2 सेकंड के लिए, अब क्या कह रहा है कितने सेकंड के लिए करना है 5 सेकंड के लिए उसको अप्लाइड कर, फोर्स को 5 सेकंड रखना है। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर से वही क्वेश्चन उठाएंगे, फिर से वही सेम एफ इक्वल टू एम, एक ही जगह पे हमें यू माइनस यू अपॉन टी रखना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इसे फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तरफ सबको रख दिया, बी को अलग रखा। आप यही से वैल्यू रख देते तभी भी यही चीज करना होता, यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्व करना होता, नंबर्स के थ्रू। मैंने क्या किया, बी को अलग कर दिया। तो यहाँ से क्या किया, ये टी है इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर क्या जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, इधर डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एफ टी हो गया, एफ टी, फिर ये इसकी मल्टीपल में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड कर जाएगा, तो एफ टी अपॉन एम हो गया। ठीक है, अभी भी 2 चीजें मेरी बची, हमें क्या निकालना है, बी निकालना है ना। तो हमने क्या किया, बी माइनस यू रखा, तो यहाँ से यू को इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब हमारे पास एक वो मिल गया कि हमें बी निकालने के लिए एक फॉर्मूला समझो मिल गया। ठीक है, फिर वहां पे नंबर्स रखते रहो, 10 हमें पता चल गया कि 10 मीटर का हमने उस पर फोर्स लगाया था, टी हमें पता है कि उसने ड्यूरेशन को 5 सेकंड कर दिया था, एम हमें पता ही है 5 kg का वो ऑब्जेक्ट ही है, और यू कितना है, यू हमारा 3 सेकंड का है, 3 सेकंड है ना, यू हमारा 3 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से भी निकाल लो। 5 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 10 बचा, 10 में 3 को ऐड करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में दे रखा है उन्होंने। ठीक, 8.1 एग्जाम्पल था। आप एक बार फिर से ये क्वेश्चन को गो थ्रू होंगे तो ये क्वेश्चन दोबारा से आपको समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ये 8.2 है, एग्जाम्पल 8.2 है। ठीक है, एग्जाम्पल 8.2 है ना, पेज नंबर 94 पेज, इसमें क्या लिखा है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। ठीक है,
accelerating a 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड और 4 kg mass at 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो इसमें क्या करो, कौन सा ग्रेटर फोर्स, मतलब किस पे ग्रेटर फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, किसको रिक्वायरमेंट होगी, तो कौन सा इक्वेशन लगा देंगे, वही F इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये लगा देंगे। एक पहला देखो, पहले में क्या लगा लो, ये F1 कर लो, M1 कर लो, A1 कर लो, ठीक है। दूसरे के लिए दो वो है ना, इसके लिए है ये और इस वाले के लिए ये है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के लिए दे रखा है। तो दूसरा क्या कर लो, F2 इक्वल टू M2 और A2 कर लो, ये पहले के लिए हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड के लिए होगा, ठीक है। समझिए, आपको बताना है कि कौन सा बड़ा, किस पे ज्यादा रिक्वायरमेंट, मतलब फोर्स ज्यादा रिक्वायर होगा, ठीक है। तो इसका कर देंगे, आपको क्या दे रखा है, ये इसको क्या बोल रहे हो, M1 यहाँ पे लिखना जरूरी है। M1 को आप 2 kg बोल रहे हो, A1 को आप क्या बोल रहे हो, 5 मीटर पर सेकेंड बोल रहे हो, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल रहे हो, और M2 को क्या बोल रहे हो, जल्दी बताओ, 4 kg बोल रहे हो, और A2 को क्या बोल रहे हो आप, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से पुट करना स्टार्ट कर दो, तो F1 इक्वल टू MA है, M1 है, M1 A1, ठीक है। तो M1 क्या है आपका 2, A1 कितना है आपका 5, इसके साथ रखो तो 2 kg इंटू A1 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करो, कितना हो गया 10 न्यूटन। F1 कितना आ गया 10 न्यूटन। न्यूटन क्यों लिख दिया, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन होती है। क्यों होती है, क्योंकि न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया, ठीक। फिर आप करते हैं F2 पे आ जाते हैं, यानी F1 हमारा पता चल गया, F2 पे आ जाता है M2 M1, ये M2 A2, ठीक है। 2 पे आ जाते हैं, F2 पे अब क्या है, M2 कितना दे रखा है हमें, 4 kg दे रखा है, और A2 कितना है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको कितना हो गया 8 न्यूटन, F2 कितना हो गया 8 न्यूटन होगा। अब बताओ किसको ज्यादा फोर्स रिक्वायरमेंट थी, किसका फोर्स ज्यादा लग रहा था, बताओ किस पे, फर्स्ट पे लग रहा था ना। बस ये लिख देना कि F1 इज ग्रेटर देन F2 बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड, ठीक। समझ गए, इजी है। तो इसको लिख लो चाहे यहाँ पे। अब क्या लगे, F1 इज किया आ गया ना, F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। तो एक्सेलरेटिंग लिख लो यहाँ पे, एक्सेलरेटिंग are 2 kg mass at 5 meter per second square would require, दिख रहा है, require a greater force, ठीक है। बस हो गया, इजी था, सबको इजी लगा ये क्वेश्चन, है ना, सिंपल था ना। सबसे पहले बस आपको देखना है क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और क्या दे रखा है, क्या निकालना है वो देखा करो। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किसको ज्यादा फोर्स लगेगा, एक्सेलरेटिंग में 2 kg मास पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, 4 kg मास पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से M1 A1 मान लिया, एक पहले वाले का, सेकेंड वाले का M2 E2 कर दिया। M1 A1 F इक्वल टू M1 A1, F2 इक्वल टू M2 A2। तो यहाँ से M1 2 kg है, A1 5 kg दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड देख रखा है। M2 क्या है, स्टॉप कर, M2 4 kg दे रखा है, A2 क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखा है। यहाँ से आप F1 M1 F1 इक्वल टू M1 M2 से निकालते हैं, ठीक है। बाकी अब दूसरा क्वेश्चन बाद में कराएंगे। अभी तक आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस भी कर लिए, आपने फर्स्ट लॉ को देख लिया, उसके भी क्वेश्चंस को कर लिया। अब आपको कंटिन्यू करेंगे, आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ लेके चलेंगे, इसकी चीज़ों को बताएंगे, क्या होता है, बेसिक्स बताएंगे। अब देखो थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, इट स्टेट दैट इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ऑफ मोशन फोर्स ऑन अ सेकेंड बॉडी, then the second body exert a force
दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या कह रहा है इसमें, ये लिखा है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स लगता है तो क्या करता है दूसरा ऑब्जेक्ट, क्या करता है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है सेम मैग्नीट्यूड से, ठीक है, अब बट अपोजिट डायरेक्शन में वही फोर्स लगाता है। मैंने कुछ किया तो क्या करेगा, हमारे पीछे वो फोर्स लगाएगा। जैसे मैं स्विमिंग की बात करती हूँ, स्विमिंग हम करते हैं, स्विमिंग आगे की ओर करते हैं तो हमारा जो पानी होगा क्या पीछे की तरफ हमें धकेलता हुआ जाता है, ये है ना रीज़न। और क्या कह सकते हैं, और जैसे हम चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, जो सरफेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसको करती रहती है, ठीक है। हम चल तो इधर रहे मगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आपका वो फोर्स कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। वही सारे एक्शन जो होंगे, एवरी एक्शन जो होंगे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन करेंगे, ठीक है। स्टॉप करना एक बार। क्या, अब बार फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, क्या लिखा है, इट स्टेट दैट इफ़ एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है फोर्स को एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है, तो क्या होता है सेकेंड बॉडी पर ही लगाएगा, ठीक है। एक सेकेंड बॉडी पे अगर फोर्स लगाता है तब क्या होता है, देन द सेकेंड बॉडी, जो सेकेंड बॉडी होती है वो भी इक्वली फोर्स लगाएगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन में, सेम फोर्स लगाएगी। जैसे अगर उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा के बट अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन जो होगा क्या होगा, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन करेगा, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, तुम भी उतनी स्पीड में बोलते हो, ठीक है। आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मार दिया, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। उतनी ही स्पीड में उतने ही फोर्स से मारेंगे, ठीक है। एक ये हो गया, एक स्विमिंग का एग्जाम्पल बता दिया, एक चलने का एग्जाम्पल बता दिया। और क्या, जैसे फोर्स हम यहाँ से चल रहे हैं, फोर्स कुछ लग रहा है, जो सरफेस है फोर्स उसके अपोजिट लगता जाएगा। नहीं तो हम अगर वो सेम फोर्स से वो चलेगा, सरफेस भी उसी फोर्स को लगाएगा तो क्या होगा, हम गिर नहीं जाएंगे। तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स को लगाता है। तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। जैसे एक, हाँ, गन का एग्जाम्पल ले लो। फिर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक दो मैंने ऑब्जेक्ट को ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ये है आपका, एक ऑब्जेक्ट ये क्या कह रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स को लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो क्या हो रहा है, अपोजिट है ना, एक दूसरे का अपोजिट है, तो क्या करेगा, दोनों को खत्म कर देगा, है ना। जब फोर्स लगाएगा तो यही तो होगा। एक ये हो गया एग्जाम्पल मैंने दे दिया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल, कोई पर्सन चल रहा है, जैसे मैं चल रही हूँ तो सरफेस क्या कर रहा है, हमारे अपोजिट में डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। मैं जो फोर्स लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में फोर्स को लगा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। एक गन का एग्जाम्पल होता है, गन है, जैसे ये गन दिख रही है आपको, ये कोई गन है, ये कोई गन है आपकी, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, फोर्स ऐसे जाता है, ठीक है। जो मास, ये मास है, मास ऐसे आता है, तो ये मास ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फोर्स जैसे वो गन निकलती है उसमें से वो ब्लड निकलती है तो क्या होता है, उसके पीछे तक हम खींचते हैं, हम गन चलाते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, झटका लगता है, तो वो क्या होता है, हमारा यही काम करता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का काम करता है। उधर वो स्पीड से निकला, इधर ये स्पीड से, उतनी ही स्पीड से हमारा हाथ भी पीछे चला जाता है। तो ये क्या होता है, क्रिया, इसको हिंदी में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है आपका। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एफ एक्शन, एक्शन तो हो रहा है बट ये माइनस साइन क्या है, एफ इक्वल टू एफ रिएक्शन है। तो जो एक्शन लग रहा है उसके अपोजिट में क्या है, एफ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसके फॉर्मूले में कुछ है नहीं, ठीक है। लॉ, ये हमारा सबसे इजी वाला ये लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अभी तक दो लॉ ऑफ मोशन मैंने फर्स्ट करवा दिया, सेकंड करवा दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कर रहा था, इनर्शिया को भी कन्वर्ट कर रहा था, इनर्शिया को भी शो कर रहा था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, एफ इक्वल टू एम ए था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन जो लगेगा वो उतने ही अपोजिट में उतने ही रिएक्शन करेगा, एक्शन करेगा फिर रिएक्शन उतना ही करेगा। तैरते हैं, इसका एग्जांपल है स्विमिंग करना, स्विमिंग आगे की ओर करते हैं तो पानी हमारे पीछे की ओर हमें धक्का देता रहता है, तभी तो हम आगे बढ़वाते हैं, नहीं तो वो हमारे साथ ही बढ़ेगा तो हम बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल समझ में आया आपको, ठीक है। अब इसके बाद में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, मोमेंटम को पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया। अब आते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन भर के आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, जब इधर पहले एक बार सुन लो, ये देखो लिखा क्या है,
When two or more object act upon one another, अगर एक दूसरे पे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। फिर क्या हो जाता है, उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू देम, ठीक है। अगर कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड न किया जाए। इसका क्या मतलब है, अगर दो चीज़ों को हमने ले लिया, दो चीज़ों को ले लिया, उनको कोलाइड करवा दिया, दोनों को टक्कर हो गई, फिर क्या हुआ, एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाइड करेंगे। भाई टक्कर होगी तो फोर्स अप्लाई होगा ना, फिर क्या होता है उसमें, फिर उनका जो टोटल वो होता है मोमेंटम होता है, तो वो क्या हो जाता है, पहले एक तरीके एक जैसा हो जाता है, एक समान सा हो जाता है, ठीक है, मतलब इक्वल हो जाता है। दोनों इधर का वाला पहले वाले थिंग्स का, सेकेंड वाले थिंग्स का क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, जब तक उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं किया जाए, ठीक है। टक्कर के पहले की बात हो रही है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करूँ, लिखा है अगर कोई दो मैंने थिंग्स ले लिया, कोई भी मैंने मान लो 2 बॉल ले लिया, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको आपस में मैंने क्या करवा दिया, कोलाइड करवा दिया, दोनों आके मिल गए, फिर एक दूसरे पे क्या करेंगे, वो फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, जो उनका टोटल वो क्या कहते हैं मोमेंटम होगा, वो क्या होगा, किस पहले और बाद में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मोमेंटम इक्वल रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए, ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ है, समझ गए। अब देखो कैसे इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट कैसे होता है। अब 2 चीज़ों की बात होगी, यानी 2 मोमेंटम लेके चलेंगे हम, 2 मोमेंटम लेके चलो। सबसे पहले मोमेंटम बिफोर कोलाइडिंग लिखेंगे, टक्कर होने से पहले जो मोमेंटम आएगा क्या हो जाएगा, मोमेंटम लिख लो यहाँ पे, मोमेंटम बिफोर कोलाइडिंग, ठीक है ना, कोलाइडिंग यहाँ पे L डबल होता है, कोलाइडिंग। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट A1 की बात किया है मैंने, तो ठीक है, A1 की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट A1 है, उस पर कौन सा मोमेंटम लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, लिख लो, ऑब्जेक्ट A1 पे वो मोमेंटम लगेगा PA शो कराएंगे ना। मोमेंटम कैसे होता है, मोमेंटम का कोई फॉर्मूला बता दो फटाफट, P = mv होता है, तो यहाँ पे PA क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा ना m1u1, ठीक है, यही था ना। सेकंड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट U2 की बात करेंगे, B की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट B की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका PB क्या हो जाएगा, m2u2। ये कब की बात हो रही है, मोमेंटम बिफोर कोलाइडिंग, इट मीन्स इसमें जो वेलोसिटी होगी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब आफ्टर कोलाइडिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। समझ गए, दोनों को क्या करना है, बस ऐड करना है, उधर वाला कोलाइडिंग के पहले वाला और कोलाइडिंग के बाद वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही है मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ गए इतना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो अब यहाँ पे ये लिख लिया मैंने, अब यहाँ पे लिख लो मोमेंटम आफ्टर कोलाइडिंग, मोमेंटम आफ्टर कोलाइडिंग। बिफोर कोलाइडिंग के पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मतलब कोई भी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी। आफ्टर कोलाइडिंग के बाद में क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 v2 हो जाएगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट A1 के लिए, A के लिए, ऑब्जेक्ट B के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आफ्टर कोलाइडिंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट A के लिए PA क्या हो जाएगा, m1 v1, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट B2 के लिए क्या हो जाएगा, B के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट B के लिए PB क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है बेटा, B के लिए क्या हो जाएगा, m2 v2। ये 8th 6th 7th 8th से काफ़ी डिफरेंट है ये चीज़ें, ठीक है। आपको 8th में नहीं पढ़ाई गई होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, यहाँ पे 9th में ये सब नया आया है, नई चीज़ें हैं। चलो आ जाएंगी 9th 10th में, ये सब कैरी आउट होगा और हमेशा के लिए कैरी करता रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है आपके लिए। तो ये क्या हो गया, अभी हमने क्या कहा था, दोनों का एडिशन करेंगे। अब ये इसका m1u1 प्लस m2u2, अब ऑब्जेक्ट एक के लिए क्या है, PA, दोनों बराबर है ना, तो क्या कर देंगे, इन दोनों को एडिशन कर लेंगे। फटाफट यहाँ पे लिखो, अब इनिशियल मोमेंट और फाइनल मोमेंट की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे। तो ये मिटा दो, कहाँ पे मैं लिखूँ, है नीचे आ रहा है, ये आ रहा है बेटा,
तो यहाँ पे लिखो मोमेंटम आफ्टर कोलाइडिंग हो गया, मोमेंटम बिफोर कोलाइडिंग, ये चीज़ समझ में आया सबको, ये समझ में आया, मोमेंटम आफ्टर कोलाइडिंग समझ में आया। अब यहाँ पे आते हैं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। यही तो मैंने बताया एक जैसा हो जाता है। इनिशियल मोमेंट कोलाइडिंग के पहले वाला और कोलाइडिंग के बाद वाला, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा मोमेंटम। बस ठीक है, तो बस लिखने स्टार्ट करो यहाँ से। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 u1 हो जाएगा पहले के लिए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और कहाँ है देखो, इनिशियल वाला ढूंढ लो पहले, यही है ना, m2 u2। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये समझ में आया आपको, यही इसका फॉर्मूला होता है। इस पे इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, m1 u1 याद कर लो हमेशा, ये अगर आज याद कर लोगे ना हमेशा याद रहेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल्स को क्या करना है, ए और बी का ऐड करना है। दो चीज़ों को लेके चली थी, इसीलिए अब कोई पूछे कि ये m1 m2 क्यों लिए हो आप मैम, तो वही ना, दो चीज़ें थी तभी तो टक्कर होगा, तो दो चीज़ों की बात होगी। उसमें भी वो इनिशियल हो जाएगा, उसमें फाइनल हो जाएगा, दोनों में इनिशियल फाइनल। तो क्या किया मैंने, इनिशियल को एक जगह उठा के इकट्ठा कर लिया और फाइनल को एक जगह इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, समझ में आ गया इतना, सही है ना, ठीक है। चलो अब मुझे बुक्स देना एक मिनट। अभी तक मैंने इस चैप्टर्स के सारे लॉज ऑफ मोशन, सारे बेसिक्स को कवर कर दिया, सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया, विद सारे एग्जांपल्स भी मैंने कवर कर दिए। अब आपको न्यूमेरिकल्स और क्या कहते हैं एक्सरसाइजेस को अलग अलग वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।